या फुटबॉल की हुई, हॉकी की हुई, बैडमिंटन सबने खेला जरूर, लेकिन लोगों ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। चाहते हैं दिल में इसको, लेकिन उसकी जरा प्रॉपर ढंग से मार्केटिंग नहीं हो पा रही है। राजनीतिज्ञों से लोग अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो सम्मान था वो खत्म हो रहा है। आपके नाते, आप जैसे अगर नेताओं की हम बात करें तो वो सम्मान कहीं ना कहीं मेंटेन रहता है। वो बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि राजनीतिज्ञों के प्रति और राजनीति दोनों के प्रति लोगों का सम्मान धीरे धीरे खत्म हो रहा है। देखिए खास बात, सांसद और भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देसी गर्ल की बबली बदमाशियां, झिलमिल झिलमिल लकी स्टार, एक्सोटिक प्रियंका, एरोटिक प्रियंका। देखिए प्रियंका के 40 राज रविवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। क्या लुभावनी स्कीम से आपको ललचा रही है फर्जी कंपनियां? क्या आप हो रहे हैं ऐसी कंपनियों का शिकार? आप इनके झांसे में ना आए, MLM के जाल में ना फंसे। कई फर्जी कंपनियों का चैनल 1 ने किया है पर्दाफाश। Alexei Moratov here. He's a Russian. He's operating the scheme here. सावधान रहे, गलत जगह पैसे इन्वेस्ट ना करें। हमारे 20 से 25 कंपनी हमारे लिस्ट में लगातार लोग फोन कर रहे हैं कि हमें पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। देखते रहिए MLM का फर्जीवाड़ा सिर्फ चैनल 1 पर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा पर रोक लगाने के यूपी सरकार के फैसले पर अदालत ने मुहर लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने
परिक्रमा पर रोक हटाने की याचिका खारिज कर दी और रोक को सही करार दिया है। अयोध्या में 25 अगस्त से वीएचपी की प्रस्तावित 84 कोसी परिक्रमा यात्रा पर प्रतिबंध लगने के बाद साधु संतों ने भी अब यूपी की अखिलेश यादव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने अखिलेश सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार कुछ भी कर ले पर परिक्रमा तो होकर रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार ने सख्ती की और लाठियां गोलियां चलाई तो साधु संत 1990 जैसे हालात पैदा कर देंगे। शंकराचार्य का कहना है कि इस परिक्रमा में शामिल होने के लिए लोग गोलियां खाने को भी तैयार है। सरकार अपना काम कर रही है, उसको करना भी चाहिए, परंतु मैं चाहूंगा कि सरकार अपने सिर पर यह ठिकरा न फोड़े, शांतिपूर्वक परिक्रमा संपन्न हो जाने दे। इसमें ही जनसमाज का भला है और सरकार का भी भला है, नहीं तो सरकार बदनाम हो जाएगी पिछली सरकार की तरह। सरकार बंद करते ही बंद करे, सरकार गोली चलाते ही मार डाले, क्योंकि सरकार की दमन नीति अच्छी नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस यात्रा में रुकावट पैदा न करे, वरना उसे बदनामी उठानी पड़ेगी और फिर जो हालात पैदा होंगे उसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी। उनका कहना है कि सरकार कुछ लोगों को तो गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन सभी के पहुंचने पर पाबंदी नहीं लगा पाएगी, क्योंकि ड्यूटी देने वाले लोग खुद लोगों की मदद करेंगे। इस परिक्रमा यात्रा की अगुवाई ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती को ही करनी थी, लेकिन अब उन्होंने इस यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया। मार्गदर्शक मंडल के बैठक में उस प्रस्ताव को पारित किया है, हमारी अध्यक्षता में वो प्रस्ताव पारित किया गया है, हम उससे पूर्ण सहमत हैं, परंतु नियम की आबद्धता के कारण हम सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं क्रियात्मक रूप से। वैचारिक रूप से हम पूर्ण उसके साथ में हैं। उनके मुताबिक चातुर्मास की वजह से एक से दूसरी जगह नहीं जा सकते, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं होंगे। हालांकि इस बात का वो कोई जवाब नहीं दे सके कि वीएचपी के लोग कल तक उनके परिक्रमा में शामिल होने का दावा क्यों करते रहे और वीएचपी की जिस बैठक में परिक्रमा यात्रा का फैसला लिया गया उसमें शामिल होने के बावजूद उन्होंने इस वक्त अगुवाई करने से इनकार क्यों कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित सिंह, चैनल वन न्यूज। तो कुल मिलाकर सियासत इस पूरे मुद्दे पर अब बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है, और हो भी क्यों ना। सियासत से अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बिल्कुल सही ठहराया और यही कहीं ना कहीं बल बढ़ा रही है सपा सरकार का। सपा सरकार के उस दावे को पुख्ता साबित कर दिया है जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की बात करती है, कोर्ट भी इसे मानती है। 84 कोसी परिक्रमा की उल्टी गिनती शुरू। 25 अगस्त को शुरू होगी यात्रा। क्या शुरू हो पाएगी यात्रा? रविवार यानी 25 अगस्त, ये वो तारीख होगी जिस पर सबकी नजर है। ये वो तारीख है जिस पर उत्तर प्रदेश की सपा सरकार और विप आमने सामने हैं। 25 अगस्त से विश्व हिंदू परिषद की 84 कोसी यात्रा शुरू होनी है। एक तरफ यात्रा को शुरू करने की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार ने यात्रा को रोकने के सारे इंतजाम पूरे कर लिए हैं। फैजाबाद को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जगह जगह बैरियर लगाए गए हैं। पीएसी और आरएएफ की कई कंपनियां तैनात की गई हैं। अयोध्या में जो हालात 84 कोसी परिक्रमा से पहले बन रहे हैं, उनको देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं एक बार फिर अयोध्या में 1992 जैसे हालात तो नहीं बन जाएंगे। बहरहाल यूपी सरकार यात्रा रोकने पर आमादा है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने हर हाल में यात्रा करने की रणनीति बनाई है।
लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव से पहले जिस तरह बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद को 84 कोसी यात्रा की याद आई है, उसका मकसद कहीं राजनीतिक तो नहीं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जिस तरह यात्रा का विरोध कर मुस्लिम तबके की रहनुमा बनने की कवायद में जुटी है, उससे तो साफ जाहिर होता है कि कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। हालांकि अयोध्या में शांति है, लेकिन फैजाबाद में जगह जगह पर सुरक्षा बल तैनात है। आलम साल 2010 जैसा है, जब हाईकोर्ट में राम जन्मभूमि मंदिर का फैसला आना था। उस दिन भी अयोध्या में ऐसे ही सुरक्षा का प्रबंध था। क्या 84 कोसी यात्रा का राजनीतिक दल राजनीतिकरण कर रहे हैं? विश्व हिंदू परिषद ने चुनाव से पहले जिस तरह यात्रा का मुद्दा उठाया है, उससे अखिलेश सरकार को मुस्लिमों का रहनुमा बनने का मौका मिल गया है। दूसरी तरफ बाबरी विध्वंस के बाद हाशिए पर गया विश्व हिंदू परिषद एक बार फिर अस्तित्व तलाश रहा है। नरेंद्र मोदी के केंद्रीय राजनीति में चहलकदमी के बाद विहिप को लग रहा है कि ये मौका हिंदू के अस्तित्व के उभार का मौका है, लेकिन ये विहिप की गलतफहमी भी हो सकती है। समाजवादी पार्टी का यात्रा का विरोध और विहिप का यात्रा पर अड़ना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मुद्दा धार्मिक नहीं राजनीतिक है। लेकिन राजनीतिक दल शायद इस बात को भूल गए हैं कि 1992 का दौर नहीं है। आज मतदाता हिंदू हो या मुसलमान, राजनीति की आग से निकल गया है। उसके सामने सबसे बड़ा सवाल रोजी रोटी का है। बहरहाल 1992 के बाद जहां दो समुदायों के बीच खटास पैदा हुई, वहीं अयोध्या ने भी बहुत कुछ खोया है। ऐसे में विहिप की यात्रा को लोगों का कितना समर्थन मिलेगा, ये रविवार को साफ हो जाएगा। वंदना त्यागी, चैनल 1 न्यूज। प्रदीप माथुर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं, साथ ही मनोज जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार आप भी हैं और दोनों गेस्ट मौजूद हैं। शुरुआत में करना चाहूंगा प्रदीप माथुर जी से। प्रदीप जी, क्या 1992 का रीमेक हमें देखने को मिल रहा है? क्या लगता है आपको ऐसा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये 92 का रीमेक नहीं है और मैं समझता हूँ इस बार सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है जी। इसका किसी से उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहूंगा कि जो वंदना जी ने भी कमेंट्री करी जी, बहुत अच्छी कमेंट्री थी जो उन्होंने करी, लेकिन उसमें एक बात जो है, जो मैसेज गया, जो जिससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ऐसा लग रहा था जैसे सारे हिंदू जो है परिक्रमा के साथ हैं और ये सिर्फ मुसलमानों को लुभाने की बात है। मैं नहीं मानता कि मतलब कि कोई जो हिंदुओं का जो बहुमत है वो इस परिक्रमा के फेवर में है या इसको मतलब एक हिंदू मुस्लिम इशू की तरह से देखा जाए। मैं मानता हूं कि ये जो है क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट का एक मेजर है जो कि गवर्नमेंट समझती है कि कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करेगा। तो इसमें हिंदुओं को कहना कि साहब हिंदू लोग जो है ये परिक्रमा चाहते हैं, ये जो मैसेज जा रहा है आपकी चैनल से, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। स्थितियां अलग कैसे हैं सर? नहीं, स्थितियां बिल्कुल अलग है। देखिए 92 का मुद्दा जो था एक भावनात्मक वो था, और जैसे आपने अभी कहा मतलब पूरी तरह से अब वोटर हमारा बहुत मैच्योर हो गया है। इस वक्त 35% वोटर जो है पूरी तरह से यंग है, जो कि IT एज की उपज है, जिसकी कि एक पूरा सोच अलग है, जो गवर्नेंस पर जोर देता है, सब देता है। तो मैं समझता हूं कि मुद्दे में अब उस तरह की बात नहीं रही है और यह है इस तरह की शायद बीजेपी जो है इज ट्राइंग टू बीट ए डेड हॉर्स। उनको ख्याल है कि हिंदुत्ववादी फोर्सेस को लग रहा है कि शायद फिर एक धार्मिक भावनाओं के आधार पर पोलराइजेशन हो जाए। तो मैं समझता हूं कि ये बात जो है ठीक नहीं है। जी मनोज जी, कितना इत्तेफाक आप इस बात से रखते हैं? स्थितियों को देखते हुए आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या परिदृश्य हमारे सामने हो सकता है? देखिए, मैं तो इस मुद्दे को सीधे सीधे देश की राजनीति की रीति नीति से जोड़ना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ जो संविधान में लोकतंत्र को तो अपनाया गया, लेकिन लोकतंत्र में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए हमेशा जो है अवसर जो है प्रदान किया जाता रहा। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर सारे राजनीतिक दलों का गठन होता है। सब लोग अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी उस आधार पर बनाते हैं। 84 कोसी परिक्रमा सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में भाजपा और हिंदूवादी ताकतों को अपना राजनीतिक आधार विस्तृत करने का एक तरह से उनका एक पहल हो सकता है, लेकिन ये कहीं से भी किसी तरीके से उचित राजनीतिक कदम नहीं है। परंतु इसके बरक्स हम किसी और राजनीतिक दलों को जो है
वो उन्हें बिल्कुल वो नहीं अप्रूव नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं सब लोग अपना एक वोट बैंक, एक टारगेटेड वोट बैंक के आधार पर उनके इमोशन को सेटिस्फाई करना, उनके इमोशन को जो है दबाना, इस तरीके की राजनीति हमारे यहाँ हो रही है। जैसा कि बताया गया कि एक तरफ मुसलमानों को खुश करते हैं, दूसरी तरफ आप हिंदुओं को ना खुश करते हैं, आप किसी ऊंची जाति को खुश करते हैं तो पिछड़ी जाति को ना खुश करते हैं, कोई क्षेत्रवाद का परचम लहराता है तो कोई कुछ लहराता है। तो कहीं ना कहीं संवैधानिक उपचारों के जरिए ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की जो कल्ट है हिंदुस्तान में, इसको आपको एक न एक दिन खत्म करना ही होगा जी। और राजनीतिक सुधारों, मैं तो ये कहूंगा, राजनीतिक सुधारों को फोरफ्रंट पे लाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं तो ये कहूंगा मनोज की बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये न सिर्फ राजनीतिक कदम भी नहीं है और ये धार्मिक कदम भी नहीं है। ये जो पूरी परिक्रमा की जा रही है किसी धर्म के आधार पर या धर्म की भलाई के लिए नहीं की जा रही है। इसका तो पूरा एजेंडा ही जो है वो राजनीतिक है, जो कि मेरे ख्याल से सही नहीं है। ये आपको पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी नजर आती है क्या, या बीजेपी की तरफ से भले हम नहीं? देखिए ऐसा एक इस बात को हम लोग अच्छी तरह समझ लें कि पिछले 1.5 साल से, मैं तो इसको ट्रेस करूंगा कि राष्ट्रपति के चुनाव के समय से हिंदूवादी ताकतें, जो हिंदुत्ववाद जिसको हम लोग कहते हैं, वादी ताकतें जो है वो अपने को असर्ट कर रही हैं। और शायद उनका ये मानना है कि इस वक्त जो है, जैसी कांग्रेस की सरकार जितनी कमजोर है, जितनी घोटालों में घिरी हुई है, शायद ये जो है उनके लास्ट चांस है अपने को असर्ट करने का। मेरा ये मानना है और बराबर इस बारे में जोर दिया जा रहा है। और मोदी साहब जो है, जिनको उनका आगे लाया गया, सारे विरोध के बावजूद सब कुछ हुआ, जो उनका बिल्डअप हो रहा है, ये सारा जो इसीलिए हो रहा है कि किसी तरह से जो है क्या करना चाहिए, ये जो हिंदुत्ववादी ताकत है। वीएचपी का ही शामिल होना इसमें इसे पॉलिटिकल बना देता है? नहीं, देखिए वीएचपी जो है वो तो एक जो इतने सारे जो हिंदुवादी संगठन है, हिंदुत्ववादी संगठन है, बीजेपी उसका एक पार्ट है, मतलब तो ये वीएचपी उसका पार्ट है। लेकिन ये पूरे अगर आप देखें तो थर्स जो है, जो पूरी जो देश में लड़ाई है, वो इस वक्त जो है क्या करना चाहिए, फंडामेंटलिस्ट हिंदुइज्म में है, जिसको हिंदुत्व हम कहते हैं, उसमें है, और एक लिबरल सेकुलर डेमोक्रेसी में है। पूरा झगड़ा ये है। तो अब तमाम तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अब इसको देखिए, इसको अगर आप देखें, थोड़ा गहराई में जाकर के देखें, मोदी साहब के आने का जो है क्या करना चाहिए, तब तक रास्ता साफ नहीं हो सकता जब तक कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जनाधार बढ़े ना। उत्तर प्रदेश में उनका जनाधार बहुत कमजोर है, तो इसलिए शायद ये इस तरह की ये परिक्रमा इसलिए की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जो है क्या करना चाहिए, प्रो बीजेपी फोर्सेज स्ट्रांग हो। कहीं ना कहीं ये हिंदू वोट को एक मोबिलाइज करने की स्ट्रेटजी के तौर पर 100% पोलराइजेशन, मोबिलाइजेशन नहीं, पोलराइजेशन की बात है। और उनका ख्याल है कि बिल्कुल पोलराइज हो जाए हिंदू वोट्स, मतलब क्योंकि हिंदू वोट तो समाजवादी पार्टी को भी जाते हैं, हिंदू वोट सबको जाएंगे, वो इसको आप हिंदुत्व के लिए पोलराइज करना चाहते हैं। मनोज जी, क्या आपको लगता है, अगर ये तो एक पार्ट हमने सिक्के का एक पहलू देखा, जैसा बहादुर साहब भी कह रहे हैं कि ये जो है ये एक आप किसी चीज को, मुद्दे को फिर ज्वलंत करने की कोशिश के अंदर है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि उसका पॉलिटिकल गेन मिल जाएगा। अगर हम समाजवादी पार्टी के परिदृश्य से देखें तो उनके नजरिए से क्या आप चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी भी तो सवालों के घेरे में है जी। मैं थोड़ा सा माथुर साहब के बात से इसे थोड़ा सा मैं भिन्न रखूंगा कि हिंदुइज्म वर्सेस लिबरल जो सेकुलरिज्म की जो ये लड़ाई है, मैं इसे ऐसा नहीं मानता। सारी पार्टियां, कौन ऐसी पार्टी है जो सेकुलरिज्म को मानती है? मैं कतई नहीं मानता। क्या ये देश में अगर आप अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं तो आप सेकुलरिज्म कैसे कहलाएंगे? किसी भी तरीके का सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि कोई भी सरकार और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी तरीके की धार्मिक गतिविधियों में लिप्त ना हो, उसमें कोई न किसी तरीके का उसका कोई रोल नहीं हो। आज रोजा इफ्तार के बहाने क्या पोस्टरिंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टी? ये क्या, ये सांप्रदायिकता ये नहीं है? और ये धर्मनिरपेक्षता से कैसे अटैच हो जाता है? तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि किसी भी पार्टी को किसी भी तरीके की धार्मिक गतिविधि से आपको दूर रखना है, लेकिन ऐसा कोई पार्टी नहीं करती है। ठीक है, हिंदू राजनीति का टैग बीजेपी पर लगा है, किसी पर मुस्लिम राजनीति का टैग लगा है, किसी पे अपर कास्ट की राजनीति का टैग लगा है, किसी पर लोअर कास्ट की राजनीति का टैग लगा है। बाल ठाकरे और करुणानिधि जैसे लोग भाषा और क्षेत्र के नाम पर दंगे पैदा करते हैं। तो इस देश में इतनी सेक्शनल पॉलिटिक्स हो रही है कि देश के यूनिटी और इंटीग्रिटी पर खतरा है। और रहा हिंदू बनाम मुसलमान को लेकर के पॉलिटिक्स करने की बात, तो इसकी तो जड़ें जो है देश के सांप्रदायिक विभाजन के साथ लिख दी गई। जब कांग्रेस पार्टी जो आज अपने को सेकुलरिज्म का चैंपियन कहती है, वह पार्टी विभाजन के पहले मुस्लिम लीग की नजर में जो है सांप्रदायिक पार्टी थी, उसे हिंदू जमात की पार्टी कहा गया और उन्होंने इसलिए अलग मुस्लिम नेशन की मांग की। और जब उनका नेशन बन गया तो कांग्रेस पार्टी यहां किस आधार पर सेकुलरिज्म की चैंपियन हो गई और किसी को यह कहने लगी कि आप एक जमात की पार्टी हो। तो कहीं ना कहीं इस देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन
सारी चीजों में गड़बड़ कर गया और उसके आजादी के बाद देश के संविधान में जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को कंप्लीटली बैन करना चाहिए था, वो काम किसी पार्टी ने नहीं किया, क्योंकि हर पार्टियों के लिए यह राजनीति ज्यादा सुविधाजनक थी, आसान थी और गुड गवर्नेंस के आधार पर इस देश में कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स की परिपाटी जो है पॉलिटिकल पार्टी में नहीं शुरू की जा रही है। इसीलिए तो आरटीआई के दायरे में जब पॉलिटिकल पार्टी को लाया जाता है तो सारे राजनीतिक दलों के मठाधीश एक होकर के उससे अलग कर देते हैं। मसल पावर की बात आती है, जातीय रैली की बात आती है, लोक लुभावन घोषणाओं की बात आती है, तो कोई राजनीतिक दल जो है सहमत नहीं हो पाते हैं। ये एंटी पीपुल स्टैंड है। राजनीतिक दल का मतलब ये नहीं हुआ कि देश के जनता के हर जनता के एस्पिरेशंस को कैरी कर रहे हों, ऐसा कतई हमें नहीं दिखता है। हाँ, ये बात आपकी कहीं ना कहीं पर सर प्रदीप जी, ये बात जो सर मनोज जी भी कह रहे हैं कि किस तरह से चीजें चल रही हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं पर एक चीज को आप फेवर करते हैं, अपने स्टैंड को ही शायद पार्टीज क्लियर नहीं कर पाती। बात हिंदू मुसलमान की हम छोड़ देते हैं उस चीज के अंदर से, पर जो समाजवादी पार्टी कर रही है उसमें ये बात भी बार बार निकल करके आती है कि आप मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के पीछे पड़े। एक साल के अंदर 35 से 40 दंगे हो गए यूपी के अंदर, उसका जिक्र ना कांग्रेस पार्टी कर रही है ना कोई और कर रहा है। तो ये स्थितियां जो खड़ी हो रही है, क्या इसमें सपा के ऊपर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि इसको हम लोग बात को इस तरह देखें कि हमारे देश में हमारे समाज में एक धर्म का प्रभाव है जी, और लोग धर्म को उसको मान रहे हैं। धर्म के आधार पर जो है क्या करना चाहिए, पोलराइजेशन भी हो रहा है, सब बात हो रही है, सब है। लेकिन साथ साथ ये है कि एक धर्म की चीज को एक स्टेट के साथ जोड़ने वाली जो बात है, ये वाली बात जो है मैं समझता हूं कि ये कोई और नहीं कर रहा है। ये कहना कि साहब आप जो है मुस्लिम्स को थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे दें, उनको कुछ रेज़ा इफ्तार पार्टी दे दें, ये एक बात है जी। उनको आप जो है क्या हज जाने के लिए वो कर दें, सुविधाएं दे दें, यह अलग बात है। क्योंकि हम जो मुस्लिम्स को जो है डिस्प्रिविलेज सेक्शन मानते हैं, इसलिए ये बातें हो सकती हैं, जैसे कि हम लोग जो है दलितों को वो दे रहे हैं, बैकवर्ड को दे रहे हैं, इसको समझिए इस बात को। तो ये बात एक अलग हो सकती है, ये एक अच्छी या बुरी राजनीति हो सकती है, हम मान सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि धर्म को जो है क्या कहें राजनीति से जोड़ने वाला काम जो है वो सिर्फ बीजेपी और हिंदुत्ववादी ताकतें कर रही है। मतलब इसलिए मेरा मानना है कि मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बिटवीन हिंदुत्व फोर्सेज और जो है नॉन जो है करना चाहिए जिसको आप रिलीजियस फोर्सेज कहेंगे वो। सर छोटा सा ब्रेक यहाँ पर मैं लूंगा, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो राजनीति हो रही है इसका फायदा किसको मिलेगा, या कि फिर चीजें जस की तस रहेंगी, या संत समाज जो जैसा वो कह चुका है कि हम चीजों को बहुत लाइटली नहीं ले रहे हैं, भले कोई भी निर्णय हो, सरकार के खिलाफ वो खड़े होते नजर आ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी है। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या ये वीडियो है? ₹1 में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। चलिए, स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद में। हमारे साथ मेहमान हमारे लगातार जुड़े हुए हैं और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आखिर में उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति ऐसी बन गई है कि आज की तारीख में जैसा बीजेपी सोच रही है, या फिर जैसा समाजवादी पार्टी उसको डिफेंड करने की या उसके खिलाफ खड़ी हो रही है, ये लड़ाई कैसे आगे जाके बढ़ती है? सर मथुर साहब, ये स्थिति जो आप देख रहे हैं, ठीक है, अभी चूंकि पूरी तरह से एहतियातन तौर पर, पुख्ता तौर पर प्रोएक्टिव नजर आई है सरकार। अब सरकार अपनी ओर से बात भले कह रही कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा, पर क्या वाकई आपको लगता है इस तरह की चीजें सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है? बिल्कुल बिगाड़ेंगी। अगर आप देखें 92 की बात करें आप, तो 92 में जो हुआ डेमोल्यूशन हुआ, उसके बाद जो दंगे हुए, उसका जो
बॉम्बे में असर पड़ा, जिससे आज तक हम लोग सफर कर रहे हैं। 93 के जो बॉम्बे रॉयट्स हुए वो सब जो है वो अडवाणी जी की रथ यात्रा के बाद हुए पूरी तरह से। तो वो तो सांप्रदायिक स्वास्थ्य जो बिगड़ने की बात है वो तो बिल्कुल सही है। मतलब आपको अगर धर्म की बात करनी है तो अपने घर में करिए या मंदिर में जाके करिए। अगर आप जब उसको एक इस तरह का प्रदर्शन करते हैं तो मानी बात है कि जो दूसरी जो भी लोग होंगे वो चैलेंज फील करेंगे, तो सांप्रदायिक टेंशन तो बढ़ेगी, इसमें कोई शक थोड़ी है। समाजवादी पार्टी के एक तर्क में आपको कितना दम लगता है? वो ये कहते हैं कि हम इसलिए नहीं करवाने देना चाहते क्योंकि एक तो ये चैत्र मास के अंदर जो होती है उस टाइम नहीं हो रही है, अभी मास भी बदल गया है। पर ये सवाल जब उठाया जाता है कि क्या अगर चैत्र मास के अंदर भी अगर वो लोग करने के लिए आते हैं तो क्या आप करने देते क्या? ये भी तो एक सवाल है। देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि मैं किसी भी तरह ये नहीं समझ सकता कि वो कोसी परिक्रमा पे बैल लगाने से मुसलमानों को क्या लाभ होगा और मुसलमानों का तुष्टीकरण होगा। ये तो बात में नहीं समझता। मतलब तो ये कहना है कि साहब कोसी बैल लगा करके वो जो है क्या करना चाहिए, मुसलमानों को खुश कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मुसलमानों को अगर आप कुछ चीज दें, कोई स्कॉलरशिप दें, उनको हज जाने के लिए बात कर रहे हैं, उनके मदरसों को कुछ दें, तब तो समझ में आता है कि आप उनका तुष्टीकरण कर रहे हैं। मतलब इसको आप कर रहे हैं, ये एक लॉर्ड एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सरकार ने समझी और सब कुछ करा, उसमें बैल लगाया, तो मैं नहीं समझता कि इससे कुछ वो बड़ा होगा। मतलब आप ये नहीं मानते कि इससे मुस्लिम वोट को वो लोग इन्फ्लुएंस करने की? मैं तो नहीं समझता इसका मतलब है इस तरह। अगर आपको इससे क्या मतलब है, जहां तक जैसे जो पॉलिटिकल में बात नहीं, मैं आपको दूसरी बात बताऊं। जैसे मान लीजिए इतने आपके उत्सव होते रहते हैं, मेले टेले होते रहते हैं, मुसलमानों के उर्स होते हैं, मतलब तो अगर उसमें बैन लगाने से दूसरे पे क्या असर पड़ता है? ये तो कोई बात नहीं है। मतलब ये सब जब तक कि कोई ऐसी बात ना हो कि साहब ये कोसी परिक्रमा करके ये कहें कि हम जाके और कुछ करने वाले हैं सब है, तो इससे मुसलमानों को इसकी तुष्टीकरण की बात जो है ये तो इतनी ज्यादा मतलब इलेक्शन वाली बात हो गई है कि इसको मैं कोई नहीं समझता। एक बात देखिए, हिंदुस्तान की राजनीति जो है वो इमोशन के ही इर्द गिर्द अब तक चलती आई है। ये अच्छी घटना हो रही है कि पिछले 1-2 चुनाव से डेवलपमेंट जो है वो पॉलिटिक्स के फोरफ्रंट पे आ रहा है। कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस का नारा देने लगे हैं। नरेंद्र मोदी, जिनकी मूल जो पहचान है वो हिंदू सांप्रदायिक व्यक्तित्व की है, वह भी आज गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल लेकर के जो है राजनीति के बाजार में आगे खड़े हैं। लेकिन मूल रूप से और बहुतायत रूप से भारत की राजनीति जो है वो इमोशन के इर्द गिर्द चलती रही है। जो आपने ये भी सवाल किया कि मुसलमानों में क्या जाए, तो इमोशनली उनको सेटिस्फाई करेगा और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का जो पॉलिटिकल मैसेज है वो उनके फेवर में जाएगा, क्योंकि मुसलमानों में एक ये सेंस जाएगा कि देखो हमारे जो एंटी भावनाओं के खिलाफ जो ये लोग परिक्रमा कर रहे थे और जो वो विवादास्पद अयोध्या का जो मस्जिद है और उसका इस सरकार ने बैन लगाया, तो उनको एक इमोशनली सेटिस्फाई करेगा। फिर ये इसमें कोई अस्वीकार करने की बात नहीं है। पर अगर लेकिन वीएचपी का सिर्फ इंक्लूजन इसके अंदर है, वो वीएचपी के नाम पे शायद उनको ज्यादा परेशानी नहीं, ये तो चालाकी है। बीएचपी, आरएसएस, बीजेपी सब एक ही जमात के, गुजरात का सब एक ही जमात के ये चट्टे बट्टे हैं। बीजेपी पॉलिटिकल विंग है, वीएचपी जो है रिलीजियस विंग है और आरएसएस जो है उसका ऑर्गेनाइजेशनल विंग है। तो इसमें वो कुछ चीज नहीं है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये कम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन मैं एक बात उठाना चाहूंगा कि जो वीएचपी को लगा कि हम इरेलेवेंट हो गए हैं और इसके जरिए हम फिर से रेलेवेंट होंगे और हमारी चर्चा होगी, तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो अयोध्या का मंदिर या मस्जिद का विवाद इतना लंबा रूप लिया, राजनीतिक रंग लिया और उस पर इतने सारे लिटिगेशन और क्या क्या चीजें हुई, जब लखनऊ बेंच ने इस पर इतना अच्छा फैसला दिया, उसके बाद तीनों जो जमात थे, चाहे वो सरकार का फैक्टर हो या मुस्लिम बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का हो या हिंदू की तरफ से जो अखाड़े और तमाम जो चीजें थी, इन तीनों अगर एकजुट हो जाते और इस फैसले के बाद जो संघ और हिंदूवादी जमात जो डरे हुए थे कि हमारी भावनात्मक मामलों का क्या कोर्ट वैज्ञानिक रूप से पड़ताल करके हमें क्या हमारे पक्ष में फैसला देगा या हमारे मतलब एक तरह से पक्ष में ना हो, क्या बहुत ज्यादा विरोध में तो फैसला नहीं देगा, लेकिन वह फैसला आया और उस फैसले पर अंतिम मुहर लग जानी चाहिए थी और वे विवाद सदा के लिए हल हो जाना चाहिए था। लेकिन किसी पार्टी ने उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, गवर्नमेंट ने भी उसको ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस नहीं दिया और ये चीज अभी भी बना हुआ और सबकी दुकानें चल रही। कुल मिलाकर के ये चीज अभी पर बड़ी परेशानी यहाँ पर अभी वक्त का चूंकि तकाजा मेरे पास है। सर प्रदीप जी, बिल्कुल लास्ट कमेंट आप दे दीजिए। अगर संत जैसे लगातार अड़े हुए इस मसले के ऊपर और स्थिति मान लीजिए इतनी बिगड़ जाती है, तो फिर सपा सरकार का ऑप्शन क्या रहेगा? वो कह रहे कानून अपना काम करेगा, क्या उस वक्त स्थिति नहीं बिगड़ती आपको दिखती? नहीं, देखिए, एक तो मुझे लगता नहीं स्थिति बिगड़ेगी। मतलब मुझे नहीं लगता कोई ऐसी स्थिति बिगड़ेगी। ये जो आप देख रहे हैं जो पूरे संत है ये वीएचपी के,
ये सब लोग जो आप देखेंगे कि कोई ऐसी बात नहीं होगी। अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट मेजर्स लेगी तो मैं समझता हूँ। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कोई स्थिति यहाँ पर खड़ी ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो जो स्थिति जो बनी हुई है अभी फिलहाल यही है कि बहुत ज्यादा एहतियातन तौर पर प्रोएक्टिव सरकार नजर आ रही है और ये प्रोएक्टिवनेस कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर शायद उनकी मदद भी करे। पर हमारा भी जो मैसेज वो यही है कि स्थितियां कंट्रोल में रहे। एक बहुत अच्छी बात आज जो कही गई थी कि प्रतीकात्मक रैली भी की जा सकती थी, लोगों के प्रतीकात्मक रूप से भी यहां पर परिक्रमा हो सकती थी, पर पता नहीं क्यों उस ऑप्शन को भी नहीं देखा गया। पर हमारे पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। भारत सरकार का ऐतिहासिक फैसला, देश में पहली बार भोजन का अधिकार। श्रीमती सोनिया गांधी चेयरपर्सन यूपीए और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार का जनता को एक नायाब उपहार मिला, आम आदमी को रोजी रोटी का अधिकार। देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखे और उनकी कीमती जिंदगी की देखभाल करे। इसलिए हमने खाद्य सुरक्षा जैसा कानून बनाने का फैसला किया। भोजन का कानूनी अधिकार लागू करने में हरियाणा बना अग्रणी राज्य। श्री राजीव गांधी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के अंतर्गत हरियाणा में दाल रोटी योजना का हुआ शुभारंभ 20 अगस्त 2013 से। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हरियाणा ने पानीपत से किया योजना का शुभारंभ। हर व्यक्ति को भोजन का अधिकार दिया, ये अपने आप में दुनिया में मैं समझता हूँ इससे बड़ी स्कीम, इससे बड़ी योजना और कोई नहीं होगी। साथ साथ हरियाणा के सभी 21 जिलों में भी दाल रोटी योजना की हुई शुरुआत। हरियाणा की आधी आबादी को होगा योजना का सीधा लाभ और मिलेगा सस्ती दरों पर अनाज। 1 करोड़ 26 लाख व्यक्ति होंगे लाभान्वित। महिलाओं व बच्चों के लिए भोजन के साथ साथ पोषण भी सुनिश्चित किया गया है योजना में। अन्न उत्पादक किसानों के हित के लिए भी हैं प्रावधान। लाभार्थी परिवारों को मिलेगा 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह। अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को पहले की तरह मिलता रहेगा 35 किलो अनाज प्रति माह। इस योजना में मामूली कीमत पर मिलेगा अनाज। चावल 3 रुपए प्रति किलो, गेहूं 2 रुपए प्रति किलो, मोटा अनाज 1 रुपए प्रति किलो। आज के दिन 12,84,000 परिवारों को बीपीएल परिवार में जो शामिल हैं, केंद्र का भी जो बीपीएल है या डबल एवाई है या अपने स्टेट प्रदेश का भी जो बीपीएल का अपने पैमाने बनाए हैं, उसमें 12,84,000 परिवारों को लाभ मिलता है। लेकिन आज ये स्कीम लागू होने के बाद हरियाणा में का लाभ 1 करोड़ 26 लाख और 49,000 लोगों को पहुंचेगा। हरियाणा में बीपीएल परिवारों को मिलेगी सस्ती दाल भी। 20 रुपए प्रति किलो की दर से 2.5 किलो दाल प्रति माह दी जाएगी। हरियाणा की एक और योजना बेमिसाल, अनाज के साथ मिलेगी सस्ती दाल। हरियाणा भारत की धड़कन, धरती के पथ पर नंबर 1। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तू।
मुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डर का दिमाग में आना साधारण है, कई सावधानियां सीख जाते हैं आप, लेकिन डर का घर में आना असाधारण बात है, इसलिए तो थर्रा जाते हैं आप। इस डर के रोमांच में स्वागत है आपका। पेश है डर में घर। भारत में खूबसूरती की कोई कमी नहीं, चाहे वो टूरिस्ट प्लेस हो या फिर कोई और किला क्यों ना हो, लेकिन इतिहास अगर डराने वाला हो तो दिलचस्पी आपको खींच कर ले जाएगी वहां। इसलिए हो जाइए सावधान, आपकी मौज मस्ती के वेन्यू की खासियत जान लेना आपके लिए जरूरी है। वैसे तो भूत प्रेतों वाली कहानियां सभी को बहुत रोमांचित करती हैं, लेकिन अगर कभी ये कहानियां हकीकत का रूप ले लें तो कठोर से कठोर व्यक्ति भी कांपने लगता है। अगर कभी आपका सामना किसी भटकते प्रेत या आत्मा से हो जाए तो आपकी हालत क्या होगी? इस बारे में सोचकर ही सिहरन सी होने लगती है। यहाँ भूतों का वास है, देखकर जा सकती है जान। अगर है खुद से प्यार तो ना उठाएं जोखिम, क्योंकि जा सकती है जान। किस्से कहानियों में तो आपने भूत प्रेत या भटकती आत्माएं देखी होंगी, लेकिन भारत में भी ऐसी कई जगह है जहां आप भूलकर भी जाना पसंद नहीं करेंगे।
ऐसी जगह जो हजारों वर्षों से एक भयानक श्राप को झेल रहे हैं और जो पूरी तरह भटकती आत्माओं की चपेट में है। भूतहा जगहों के नाम पर हम में से कई लोग अक्सर डरते हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जो इनकी सच्चाई जानने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने अपने जीवन में तथाकथित वास्तविक भूतहा कहानी ना सुनी हो। अपने बड़े बुजुर्गों या अन्य परिवार वालों से आपने कुछ ऐसे किस्से जरूर सुने होंगे जिन्हें सुनने के बाद आपके भीतर थोड़ी बहुत जिज्ञासा और अत्यधिक भय या दहशत पैदा हो गई होगी। कुछ ऐसे विशेष स्थान भी होते हैं जिन्हें आत्माओं का बसेरा माना जाता है। वैसे तो इस दुनिया में रहस्य और हॉरर से जुड़ी कहानियों की कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ कई स्थान ऐसे भी हैं जो कहानियां नहीं बल्कि असल में रूहों और पिशाचों का निवास स्थान है। हम आपको भारत की ऐसी जगहों के बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वहां भूत रहते हैं। डरिए मत, अभी तो सिलसिला शुरू ही हुआ है। हमारा मकसद कतई आपको डराने का नहीं है। हमारा मकसद तो आपको इन जगहों की उन अनदेखी सच्चाइयों को बताना है